वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर रीड कोच। आज हम करने जा रहे हैं वो है मॉडल पेपर टेस्ट नंबर 7। क्योंकि पिछले जो है टेस्ट हमने 6 अपलोड कर दी है और आप सभी अच्छे से जानते हैं अब तो कि हम 142 फुल टेस्ट मॉडल पेपर जो है रीट मेंस लेवल 1 के लिए एक सीरीज़ हमने चलाई है। उसमें हम डेली का एक मॉडल पेपर अपलोड करते हैं और जिस दिन कलाम का टेस्ट होता है उस दिन हम सिर्फ कलाम वाला अपलोड करते हैं, उस दिन मॉडल पेपर नहीं होता, उस दिन हम कलाम वाला फुल टेस्ट अपलोड करते हैं। मतलब आप यदि देखें तो प्रत्येक दिन एक ना एक फुल टेस्ट मॉडल पेपर हमारे चैनल पर आता ही है। और आज से लेकर एग्ज़ाम तक टोटल 152 जो 152 है मॉडल पेपर आपके इस चैनल पे आने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम आज का जो पेपर है वो शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 7 उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, तो बीच में हम बातें करेंगे। आप सभी को पता है अब हम पेपर को 2 पार्ट में अपलोड करते हैं। पार्ट 1 में आपका जीके होता है और पार्ट 2 में बाकी का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार से इस चैनल पे ढूंढना है और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाती है। सबसे पहला जो सवाल है इसमें, थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? तो पहले का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, 62%। वैसे 62 नहीं है, 61.11% है। ठीक है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के जिस जिले से लगती है वह कौन सा है? उदयपुर है, भीलवाड़ा है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है। तो झालावाड़ जो है इसकी सीमा सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कौन से जिले आते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए, आप इसमें ध्यान रख लेना। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार बांसवाड़ा आपने जो है उष्णकटिबंधीय स्थिति में आता है, बाकी सारे शीत कटिबंध में आते हैं। ठीक है, शीतोष्ण। अगला है राजस्थान का कौन सा भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच का संक्रांति प्रदेश है? तो अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच क्या है? वो है दक्षिणी पूर्वी पठार, या जिसको हम कहते हैं हाड़ौती का पठार। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। हरियाणा राज्य से राजस्थान के जिलों से लगने वाली सर्वाधिक एवं न्यूनतम सीमा वाले जिले हैं। मतलब सर्वाधिक सीमा हरियाणा से कौन सा जिला लगाता है? हनुमानगढ़, और न्यूनतम लगाता है जयपुर। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। जलवायु के आधार पर राजस्थान में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो छठे का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जलवायु के आधार पर सिर्फ 3 ऋतुएं पाई जाती है। अगला है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में बांटा गया है? तो राजस्थान को जो है यहाँ पे कितने खंडों में बांटा गया है? तो 7वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 खंडों में। ठीक है, आपको पता ही है कौन से है, BWHW, BSHW, CWG और AW, ये 4 जो है इस 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। पश्चिमी क्षेत्र के बारे में सबसे पहला कथन है, 2 कथन है, अपने को उसको जांच करनी है। पश्चिमी क्षेत्र क्या है? यह अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण अल्प वर्षा प्राप्त करता है, यहाँ शुष्क जलवायु है। पश्चिमी क्षेत्र की बात बिल्कुल सही बोली इन्होंने। अगला है पूर्वी भाग। अरावली के पूर्वी भाग में तापक्रम में प्रायः एक रूपता होती है, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता है और सामयिक वर्षा है, इस कारण इस भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो दोनों ही कथन सही है। ठीक है ना, कथन 1 व 2 दोनों ही सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाएं लू की दिशा क्या रहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। तो आपको एक कमेंट करना ही है। आप सभी हमारे से जुड़ रहे हैं, आपको किस प्रकार का लग रहा है और क्या आपको कमियां लग रही है? आपको हर दिन एक ना एक कमी या एक ना एक खूबी बतानी है, ताकि हम उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते जाए। आप जैसे जैसे हमको हेल्प कर रहे हैं, हम उस हिसाब से इसमें इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है ना, इससे आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? तो 10वां जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा खंड है ऑप्शन नंबर ए, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। एरिडोसोल्स मृदा के मुख्य क्षेत्र कौन से है? तो एरिडोसोल्स मृदा के मुख्य क्षेत्र कौन से है? वो है ऑप्शन नंबर ए, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार किस जिले में है? ठीक है ना, तो वो है धौलपुर। ठीक है, और करौली को डांग की रानी कहते हैं, धौलपुर को डांग का राजा। डांग यानी बीहड़ भूमि, और बीहड़ सर्वाधिक चंबल नदी के क्षेत्र में आते हैं, याद रखना। अगला है मिट्टी की में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो इस समस्या का जो समाधान है वो है खेतों में जिप्सम का प्रयोग करो। किसका? जिप्सम का प्रयोग करेंगे ना तो खारापन और क्षारीयता जो है वो कम हो जाएगी। अगला है
काली मिट्टी के मुख्य क्षेत्र। काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है मुख्यतः, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं, और वर्टिसोल इसका नाम है वैज्ञानिक। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मतलब हाड़ौती में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगली है बारा, कोटा, झालावाड़ तथा बूंदी जिलों में अधिकतर क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी। वही सेम, बारा, कोटा, झालावाड़, बूंदी। अभी मैंने आपको बताया था वर्टिसोल या काली मिट्टी, इसी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। अगला सवाल है, पूर्णतः राजस्थान में, अब वो पूरी राजस्थान में ही बहती है, बहने वाली सबसे लंबी नदी नहीं है, ये नहीं है, गलती से नहीं छप गया है। ठीक है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, नहीं नदी लिखना था इस जगह। ठीक है, तो वो है बनास। अगला है सुमेलित कीजिए, इसमें आपको सुमेलित करना है। लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो जवाई है। माही की सहायक नदी कौन सी है, सोम है। ए का जो है 3 है, ए का 3 सिर्फ इसी में है, और बी का 4, सी का 1 है, और डी का 2। ठीक है, साबरमती की सहायक नदी वाकल, माजम, हथमती यही है, और काली सिंध की परवन, ठीक है, आहू, ये सब है। अगला है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो वो है च से चूलिया, च से चंबल, च से चित्तौड़। ठीक है, ये तीनों एक है। अगला है राजस्थान की किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है। तो जंगली मुर्गे कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो वो है माउंट आबू में है। ठीक है, और सीता माता में क्या है, आप हमें कमेंट करके बताओ, सीता माता अभ्यारण्य में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर है, मैं आपको सुनाऊंगा अभी कुछ सवालों के बाद। अगला है राजस्थान के प्रथम बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन कब किया गया, तो वो किया गया था मोदी जी के आने के बाद 2015 में। हालांकि मोदी जी ने नहीं किया था, पर याद करने की एक ट्रिक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, जिस क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर से कम है, तो वहाँ किस प्रकार के वनों का बाहुल्य है। तो भाई जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम है, तो सीधी सी बात है, वहाँ पे वो इलाका कैसा होगा, मरुस्थल जैसा होगा। और मरुस्थल में कौन सी पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है, आपको पता है इसमें से रबी की फसल कौन सी है, तो 22 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, सरसों। चावल, मूंगफली, कपास, ये सब खरीफ की फसल है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, मतलब जिसको राशन कार्ड में राशन में दिया जाता है, गेहूं, दाल, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर व बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय बाल साहित्य स्वास्थ्य कार्यक्रम ये कब प्रारंभ किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि बिल्कुल अभी प्रारंभ हुआ है 14 नवंबर 2024 में। शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को कम करना है, इसलिए राष्ट्रीय बाल साहित्य स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है 14 नवंबर 2024 को। अगला है 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में किस चीज़ में कमी हुई है। लिंगानुपात बढ़ा है, ये तो नहीं है। जनसंख्या भी बढ़ी है, इसमें कमी नहीं है। जनसंख्या घनत्व भी बढ़ा है, निरक्षरता नहीं बढ़ी है, साक्षरता बढ़ी है। ठीक है, तो निरक्षरता में कमी हुई है। निम्न में से असुमेलित युग्म है, इनमें से असुमेलित कौन सा है, तो यूरेनियम कहाँ पे है, कुराड़िया में है। तांबड़ा कहाँ है, राजमहल में है। गुलाबी संगमरमर बाबरमाल में है। जिप्सम पलाना में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, वे खनिज जिनमें राजस्थान का एकाधिपत्य है या एकाधिकार है वो कौन सा है, वो है जास्पर, तांबड़ा, सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। तो जो मैं महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुँचाने जा रहा था, मैंने आपको बताना है कि जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 59 रुपये से। ठीक है, मैं हालांकि इससे बहुत कम रखने वाला था, पर इससे कम ऑप्शन ही नहीं है, सबसे कम में यही ऑप्शन है। यदि आपको लगे, जब आपको अच्छा लगे तो अब आप ज्वाइन कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है अभी। ठीक है, तो अब अगला जो सवाल है 28, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का विमोचन कब किया गया। तो राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का विमोचन कब किया गया, तो 2019 में किया गया। ठीक है, 28 का राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सौर वेधशाला की स्थापना कब की गई थी। तो राजस्थान सौर वेधशाला की स्थापना जो है 1976 में की गई थी। अगला है, राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था।
तो वो किया गया था अमर सागर में। ये जैसलमेर में है अमर सागर। अगला है राजस्थान का पहला भूमिगत रेलवे ट्रैक, मतलब ऐसा रेलवे ट्रैक जो अंडरग्राउंड है, वो हुआ है जयपुर में। ठीक है। राजस्थान में केबल आधारित पुल मतलब तारों से जो बना हुआ है, टंगा हुआ पुल है, ठीक है, जिसको झूलता हुआ पुल भी कहते हैं। ये कहाँ पे है और किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर है और ये कोटा में है, आप सभी को पता है। तो 32 का जो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 33, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पर। ठीक है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में की गई थी। जगनिवास मंदिर व जगनिवास महल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस झील के अंदर बने हुए हैं? तो 34 का जो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पिछोला झील। अगला है राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? तो ये मातृकुंडिया जो है चित्तौड़, ठीक है, इसको कहा जाता है राजस्थान का हरिद्वार। अगला है हवा महल की तीसरी मंजिल, कौन सी मंजिल? तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तो विचित्र नाम है। तो मैं आपको 5 मंजिल हैं, उनके पांचों के नाम बता देता हूँ। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। ये देखो, ये पहली मंजिल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है और पांचवी हवा महल 5वीं मंजिल है। तो आपको पता है पहली मंजिल का नाम शरद मंदिर भी और प्रताप मंदिर भी कहते हैं इसको। तो कई बार ये भी पूछा है कि जो प्रताप मंजिल है ये कौन सी मंजिल का नाम है? क्या नाम है? प्रताप मंदिर, और ये पहली मंजिल का ही नाम है। ठीक है। अगला है बागोर के उत्खनन में प्राप्त प्रस्तर उपकरण काल किस विभाजन के अनुसार कितने चरणों में विभाजित किया गया? मतलब बागोर में उत्खनन कितने चरणों में हुआ? तो आप नाम से ही देख सकते हैं, बागोर है मतलब 3, तो 3 चरणों में हुआ था। ठीक है, याद करने की ट्रिक है। अगला है काले एवं लाल रंग के मृद भांड किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता है काले एवं लाल रंग की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काले एवं लाल रंग की मिट्टी है जो मेवाड़ के साइड में पाई जाती है। तो ये मृद भांड भी वहीं से बनेंगे जहाँ इस प्रकार की मिट्टी है, तो वो है गिलुंड राजसमंद में। ठीक है। अगला है गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? 39 का जो है गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो 39 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है सी, ताम्र पाषाण युग। ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? तो रंग महल जो है वो हनुमानगढ़ में और कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में है। बेराठ प्राचीन काल में राजधानी थी। बेराठ किसकी राजधानी थी? तो वो थी मत्स्य राज्य की, और राजस्थान में मत्स्य राज्य था। धींगा गवर या धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? यह है उदयपुर की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तेजा जी की स्मृति में, और आज तेजा दशमी भी है, तो आप सब एक बार तेजा जी की जय कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 44, देव प्रबोधिनी एकादशी ये कब बनाया जाता है? मतलब जब देवता उठ जाते हैं तो देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। तो जब फटाके ज़्यादा फोड़ोगे तभी तो देवता उठेंगे, और ये उठेंगे कार्तिक शुक्ल की एकादशी को, जब दीपावली आएगी। ठीक है, तो आप फटाके छोड़ते हो, देवता उठ जाते हैं। अगला है राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो 45 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है चैत्र माह में मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अगला सवाल है ब्रज निधि के नाम से काव्य रचना कौन लिखता था? नाम क्या है? ब्रज निधि। तो 46 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, सवाई प्रताप सिंह जी। अगला है लंगा गायकी प्रसिद्ध है, कहाँ पे प्रसिद्ध है? उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है ना, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर जो पश्चिमी क्षेत्र है इनमें लंगा गायकी ज़्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसने किया? तो ये किया था श्री भूरीलाल जी ने। ठीक है ना, और ये शायद भरतपुर से स्टार्ट किया था। उदयपुर संभाग के भीलों का धार्मिक नृत्य क्या है? तो उदयपुर संभाग के भीलों का धार्मिक नृत्य है गवरी नृत्य। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो हाड़ौती अंचल का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य है? चक्री नृत्य। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? किनकी? गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी, और आप सभी को पता है। आप बताइए कमेंट में कि मंडोर से भीनमाल में स्थानांतरित किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको कमेंट करके ही बताना है। ठीक है, यदि आपको आ रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 52 है,
बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर नगर की स्थापना राव बीका ने की थी, लूणकरण ने नहीं की। और राय सिंह ने दुर्ग बनवाया था, राव जोधा ने नहीं की थी, जोधपुर की स्थापना की थी। मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने अनेकानेक दुर्गों का निर्माण करवाया। ठीक है। वैसे ही मारवाड़ के किस शासक ने कुंभा की तरह अपने साम्राज्य के रक्षार्थ अनेक किलों का निर्माण करवाया था? तो 53 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, राव मालदेव ने। मालदेव ने भी बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 54, गांव में राज्य द्वारा वसूले जाने वाले राजस्व का हिसाब रखने वाले कर्मचारी को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था तफेदार। नया सवाल है, आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो गांव से जो राजस्व है, मतलब टैक्स लेते थे गांव से, तो उसका हिसाब कौन रखता था? तफेदार। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या राइट है आपको बताना है। एक राजा का दूसरे राजा के साथ किया जाने वाला पत्र व्यवहार रुक्का कहलाता था? नहीं। मुगल बादशाह द्वारा अपने अधीनस्थ को जागीर प्रदान करने की लिखित स्वीकृति वाक्य कहलाती थी। राज्य द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी किया जाने वाला आदेश प्रमाण कहलाता था। अब इनमें से कौन सा सही है? इन्होंने जो माना है वो है ऑप्शन नंबर बी, मंसूर। बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया गया शाही आदेश मंसूर, ऐसा इन्होंने सही माना है। आपको क्या लगता है इस प्रश्न में कोई कमी है? आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत है? मतलब सबसे कम प्रतिशत में जनजातियां पाई जाती है, ऐसा जिला कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है 56 का ऑप्शन नंबर सी, नागौर। नागौर में बिल्कुल कम जनजातियां हैं। अगला है 57, राजस्थान में निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, ठीक है, घोषित किया गया है? वो है कौन सी है? 57 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है आप सभी के सामने, ऑप्शन नंबर ए, सहरिया। ठीक है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58, वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान ने सबसे पहले वन नीति घोषित की थी। ठीक है, वन एवं पर्यावरण नीति। राजस्थान में सबसे बड़ी शीशे की खान, शीशा जस्ता आपने नाम सुना ही है, और अब तो आपको याद भी आ गया होगा कि शीशे की खान कहाँ पे है? जावर उदयपुर में है। काठ का रेन बसेरा, ये महल किस जिले में स्थित है? तो काठ का जो रेन बसेरा है ये है झालावाड़ में। अगला है कथोड़ी जाति जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? जहाँ पे कत्था और खेर पाया जाता है। 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर और डूंगरपुर। 62 है, मेवाड़ के 3 महाराणा जो अकबर के समकालीन थे, आप सभी को पता है, उदय सिंह, प्रताप सिंह और अमर सिंह। अमर सिंह के टाइम भी अकबर था, प्रताप के टाइम तो था ही था, उदय सिंह के टाइम भी था। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने 63, धर्मत का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो धर्मत का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य। दोनों सगे भाई थे और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध। अगला है 64, मेवाड़ के इतिहास में शासन त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार किया, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा किसने ली थी? मेवाड़ में ऐसी ली थी राव चुंडा ने। ठीक है, तो इसलिए मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहते हैं? राव चुंडा को। एक थंबा महल कहाँ स्थित है? तो 65 का जो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में है। एक थंबा महल कहाँ है? जोधपुर में। जल विद्युत है, तापीय विद्युत है, आणविक ऊर्जा है, ये तीनों परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन पवन ऊर्जा है जो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है, ये क्या कहलाता है? तो लिखावट में कठिनाई है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों में अधिगम समस्याओं के लिए उत्तरदायी होता है? अधिगम समस्याओं के लिए उत्तरदायी कौन होता है? जन्मजात दोष, ये भी उत्तरदायी होता है। जन्म के समय किसी तरह की कोई क्षति होती तो भी उसको अधिगम में प्रॉब्लम होती है। औषधियों का घातक प्रभाव, ज़्यादा औषधियाँ ले ली या गलत औषधि ले ली तो भी उसको अधिगम में प्रभाव समस्या आएगी। ठीक है, तो चारों उसके ऑप्शन है राइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से अधिगम में आने वाली कठिनाई है, अधिगम में आने वाली कठिनाई कौन सी है? मंदग्राही शिक्षार्थियों को जानने की समस्या, विद्यालय का वातावरण, ये सारी चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें इसका राइट आंसर है। अधिगम में आने वाली सारी ये कठिनाइयाँ। अब भाई बच्चा मंदग्राही है तो कठिनाई तो होनी ही है, और शिक्षार्थियों को जानने की भी यदि समस्या हो रही है तो भी कठिनाई होगी, और विद्यालय का वातावरण तो सबसे महत्वपूर्ण है ही।
अगला है 70, अधिगम को प्रभावित करने वाले छात्र से संबंधित कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले छात्र से संबंधित कारक कौन सा है? तो छात्र को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, छात्र की बुद्धि एवं रुचि, छात्र की पारिवारिक स्थिति, स्मरण शक्ति। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या होंगे? उपरोक्त सभी। समायोजन एक प्रक्रिया है। तो 71 का जो राइट आंसर यहाँ पे इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 1, गतिशील प्रक्रिया है। कैसी है समायोजन? समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है। अगला है समायोजित व्यक्ति में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो 72 का जो राइट आंसर होगा, संवेगात्मक अस्थिरता, कुंठा, तनाव, साहसी एवं समाधान युक्त व्यवहार। तो बिल्कुल साहसी एवं समाधान युक्त व्यवहार होगा तभी तो समायोजित व्यक्ति है। समायोजन दूषित हो जाता है, किससे दूषित होता है? भग्नाशा से, ठीक है, संघर्ष से, मानसिक तनाव से, उपरोक्त सभी से। तो 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन सभी से समायोजन दूषित होता है, मतलब समायोजन में प्रॉब्लम होती है। अगला है छात्रों के समायोजन हेतु विद्यालय में अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ठीक है ना, ऐसा कौन सा कार्य अध्यापक को नहीं करना चाहिए जिससे बच्चों को समायोजन करने में सुविधा हो? तो 74 का जो राइट आंसर होगा, व्यक्ति शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, ये तो करनी चाहिए। बालकों को संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों को कठोर दंड ये तो देना ही नहीं है किसी सूरत में। छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इनको कभी नहीं करना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए किसी को। अधिगम की सफलता का आधार क्या है? प्रशंसा है, पुरस्कार, निंदा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। अगला होगा 76, परीक्षा में असफल होने के कारण बालक द्वारा कठिन प्रश्न पत्र एवं परीक्षक द्वारा कॉपी ठीक से नहीं जांचना बताया गया। यह कुसमायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति है? मतलब यदि बच्चा फेल होता है तो वो घर पे आके कहता है सर ने सही से कॉपी जांच नहीं की वगैरह वगैरह, कोई भी बहाना बनाता है, तो ये किस प्रकार की कुसमायोजन की प्रवृत्ति है? तो 76 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपण। मतलब उसने किसी और पर प्रक्षेपित कर दिया है कि इसकी वजह से मैं फेल हुआ हूँ। अगला है 77, तो ये आपके कंप्यूटर आ गया। तो आज के लिए जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में बस हम 76 क्वेश्चन करेंगे। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम 77 वाले क्वेश्चन से लेकर 150 तक सारे क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपने कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ये तीनों नहीं किए तो कर लेना। यदि आपको ज़रूरत हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।